हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित एमसीक्यू को। आज उसका पार्ट 2 होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देख लें और फिर आके पार्ट 2 देखें। आज हम लोग मैप से भी समझने का कोशिश करेंगे कुछ कुछ फैक्ट को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है कि रेड क्लिफ भारत को किस देश से, रेड क्लिफ लाइन जो है भारत को किस देश से अलग करती है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत को किस देश से अलग करती है? आपका ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर चीन। तो रेड क्लिफ रेखा जो है किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को दर्शाती है ये रेड क्लिफ रेखा, जो कि 1947 में भारत के विभाजन के समय बनाई गई थी। कब बना है? तो 1947 में बना है। भारत के विभाजन के समय बना है। इसे ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था। कौन किया था? ब्रिटिश वकील थे सिरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पे ये रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ रेखा नाम पड़ा है। यह रेखा भारत के पंजाब और बंगाल क्षेत्रों को विभाजित करती है और पाकिस्तान को भारत से ये अलग करती है। रेडक्लिफ रेखा, इस रेखा का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसी के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए थे। किसके कारण? ये रेड क्लिफ रेखा बना। जब निर्धारण हुआ तो भारत और पाकिस्तान बन गया था। 1947 में इसका निर्धारण हुआ था। देखिए मैप में हम लोग देखते हैं रेड क्लिफ रेखा को। देखिए रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ लाइन है ये देखिए आपको रेड क्लिफ लाइन दिखाया गया है। ये रेड क्लिफ लाइन है, ये रेड क्लिफ लाइन है। ये रेड क्लिफ लाइन ये दिखाया गया है। देखिए ये सीज ऑफ फायर है। इसका स्थापना कब हुआ ये भी लिखा गया है। सीज ऑफ फायर का 1948 में हुआ है। लेंथ है 861 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? 2100 किलोमीटर है। ये वर्किंग बाउंड्री जहाँ से लोगों का आना जाना है वो क्या है? देखिए लेंथ है इसका 202 किलोमीटर का है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये शिमला एग्रीमेंट के समय इसका हुआ था निर्धारण 1972 में। शिमला समझौता जब 1972 में हुआ था उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण हुआ था। तो ये रेड क्लिफ लाइन है कि जो कि भारत, इधर हो गया आपका इंडिया और इधर हो गया पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत जो है सुदूर पूर्व में किस देश के साथ जो है लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सुदूर पूर्व में जो है भारत, चीन और म्यांमार, तीन देश हैं। जो ये उसका जो इधर वाला भाग है अरुणाचल प्रदेश वाला, इसमें तीन देश जो हैं ये शामिल हैं। कौन कौन है? एक चीन है, एक इंडिया है और तीसरा कौन है? म्यांमार है। तो सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा जाए तो किसका है? म्यांमार का है। सबसे भारत के सुदूर पूर्वी कोने पर उत्तर पूर्वी त्रिसंधि है। तीन देश हैं यहाँ पे। कौन कौन तीन देश हैं? तो भारत है, चीन है, म्यांमार है। इनकी सीमाएं आपस में मिलती है और म्यांमार के साथ सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सुदूर उत्तर पूर्वी कोने में वो किसके साथ सबसे लंबा सीमा बनाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? म्यांमार होगा। आइए हम लोग मैप में देखते हैं। ये देखिए मैप है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। ये अरुणाचल प्रदेश के ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और देखिए ये म्यांमार का है। म्यांमार का इतना सारा ये बॉर्डर, इतना लंबा बॉर्डर ये शेयर करता है किसके साथ? म्यांमार के साथ। ये तो चाइना वाला पार्ट हो गया। ये म्यांमार के साथ इतना लंबा बॉर्डर जो है ये शेयर करता है। म्यांमार के साथ इतना लंबा बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो सुदूर पूर्व का बात किया जाए तो किसका बाउंड्री है? तो ये म्यांमार का। ये तो खैर चाइना वाला हो गया, चाइना और इंडिया का ये हो गया। और ये चाइना और म्यांमार का हो गया, इधर वाला पार्ट ये चाइना और म्यांमार का हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपके ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट या फिर डूरंड रेखा। तो इसको भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच एक विवादित सीमा रेखा, ये एक विवादित सीमा रेखा है। इसको जो चीन है वो मानने से मना करता है। जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच है ये मैकमोहन रेखा। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला सम्मेलन में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा, किसके द्वारा? शिमला समझौते में
हेनरी मैकमोहन द्वारा ये निर्धारित किया गया था। इसी कारण इसका नाम जो है मैकमोहन रेखा पड़ा। हालांकि चीन इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है और इसे विवादित क्षेत्र मानता है। यह क्षेत्र भारत चीन के संबंधों में प्रमुख विवाद का कारण बना रहा है। कौन? मैकमोहन रेखा। आइए हम लोग मैप में देखते हैं मैकमोहन रेखा। देखिए ये है मैकमोहन रेखा, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जो बाउंड्री शेयर होता है चाइना के साथ, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये है मैकमोहन रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है कि पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? पाकिस्तान शामिल है, नेपाल भी शामिल है और बांग्लादेश भी शामिल है। कौन शामिल नहीं है? तो श्रीलंका शामिल आपका नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका। श्रीलंका जो है इसके साथ शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा। देखिए श्रीलंका जो है हिंद महासागर में से चारों ओर से घिरा हुआ एक देश है, एक द्वीप है, चारों ओर से घिरा हुआ हिंद महासागर से। इसके उत्तर में भारत है और इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। श्रीलंका के आसपास कोई भी देश नहीं है, इसके उत्तर में क्या है? तो भारत है। इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफ़ी बड़ा है। यह सार्क की स्थापना करने वाले सदस्य देशों में भी ये शामिल है। आपका कौन? श्रीलंका। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से देश हैं? तो आपका पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये सारे जो देश हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। भारत तो होगा ही, भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। याद रखेंगे ये सारे जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल देश हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी किसकी है? आपके ऑप्शन है गोवा, केरल, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोवा। गोवा की जो समुद्र तटीय सीमा है वो काफ़ी छोटी है, सबसे छोटी है। गोवा जो है गुजरात सबसे अधिक समुद्र तटीय वाला सीमा वाला। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक किसका है, तो ये गुजरात का है। हम लोग कल देखे थे इसको। लेकिन सबसे कम पूछा जाए तो कम किसका है? तो गोवा की समुद्र तटीय सीमा जो है ये सबसे छोटी है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैप में दिखाया गया है कौन कौन से समुद्र तटीय राज्य हैं, वो भी आप याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक है, देखिए गुम हुआ गोवा का केला। क्या है ट्रिक? गुम हुआ गोवा का केला। गु से गुजरात हो गया, म से महाराष्ट्र हो गया, हुआ से ये कुछ नहीं, गोवा से गोवा हो गया, का से कर्नाटका हो गया, केला से केरल हो गया, अब बोट से देखिए बी से बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, ओ से उड़ीसा हो गया, ए से आंध्र प्रदेश हो गया और टी से तमिलनाडु हो गया। टोटल कितने राज्य हैं? तो टोटल 9 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 और 4, टोटल 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट बनाते हैं। तो टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट बनाते हैं। उसमें से गोवा का जो सबसे छोटा है और गुजरात का सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पे गोवा को दिखाया गया है। गोवा का जो सबसे सीमा है वो सबसे छोटा है और गुजरात का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? अभी हम लोग जो देख रहे थे सुदूर पूर्व के बारे में बोला गया था। सुदूर पूर्व में कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो हम लोग का आंसर क्या था? म्यांमार था। अभी पूछा जा रहा है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? आपके ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, भारत पाक, भारत म्यांमार या फिर भारत चीन। तो सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत किसके साथ बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि कितना है? तो 4096 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसमें भारत के जो राज्य जो हैं जो बांग्लादेश से टच करते हैं वो भी आपको याद रखना है। एक राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया असम, तीसरा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब टोटल जो है 5 राज्य, टोटल 5 राज्य जो है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। उसमें हो गया कौन कौन? वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा असम हो गया, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा त्रिपुरा हो गया, पाँचवा मिजोरम हो गया। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, बांग्लादेश का बाउंड्री कौन कौन शेयर कर रहा है?
यहाँ देखिए आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, और आपका त्रिपुरा हो गया, और फिर त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये जो सारे हैं ये किसके साथ शेयर करते हैं बाउंड्री? तो ये बांग्लादेश के साथ। और कितना है ये टोटल? ये बांग्लादेश के साथ जो ये सीमा निर्धारण है कितना है, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री जो शेयर करता है वो कितना है? तो 4096 किलोमीटर। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 4096 किलोमीटर का ये बाउंड्री बनाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किसके साथ बनाता है? तो आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है भारत का वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ। सबसे अगर बड़ा पूछे तो कौन सा? अभी हम लोग देखें सबसे बड़ा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा, जो कितना है 4096 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ मात्र कितना? अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर का ये सीमा बनाता है। देखिए सबसे छोटा स्थलीय सीमा अफगानिस्तान का है जो कि लगभग कितना 106 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और इसका जो है इस क्षेत्र को वखान कॉरिडोर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वखान कॉरिडोर कहते हैं। भारत अफगानिस्तान के बीच सीधे संपर्क का केवल एक छोटा सा ये हिस्सा है जिससे भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीधा संपर्क स्थापित हो सके। आइए हम लोग मैप में देखते हैं। देखिए ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, इंडिया के बाद ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान से ये अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान का देखिए ये छोटा बाउंड्री, ये यहाँ पे जो एकदम छोटा सा बाउंड्री जो है वो इंडिया से ये शेयर करता है। हालांकि जो ये एरिया है इंडिया का वो भी डिस्प्यूटेड है। ये किसके साथ डिस्प्यूटेड है? ये पाकिस्तान के साथ। देखिए ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये आपको जो ऑरेंज एक करके लिखा हुआ है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। यहीं पे अफगानिस्तान का छोटा सा सीमा टच करता है जिसको वखान कॉरिडोर बोलते हैं। देखिए ये जो है जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो आप ए पार्ट देख रहे हैं, ए पार्ट जो लिखा हुआ है ये क्या है? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पाकिस्तान का चलता है, लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि ये मेरा है। इसको इंडिया क्या करता है? इंडिया क्लेम करता है कि ये मेरा है, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का है, पीओके, इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी बोलते हैं हम लोग। ये देखिए ये सी वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको अक्साई चीन बोलते हैं। इसमें कंट्रोल किसका है? इसमें कंट्रोल है चाइना का, एडमिनिस्ट्रेशन है चाइना का, लेकिन क्लेम करता है कौन? क्लेम करता है इंडिया। और ये बी वाला जो पार्ट है ये इंडिया का ही है। तो ए और सी जो देख रहे हैं इसमें डिस्प्यूट है, ये इधर पाकिस्तान वाला बोलता है मेरा है, और सी वाला को चाइना बोलता है मेरा है, लेकिन इंडिया क्लेम करता है मेरा है। तो ये डिस्प्यूट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पाकिस्तान का चल रहा है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किसका चल रहा है? चाइना का चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में भारत को हम लोग विभाजित करते हैं? पहला ऑप्शन है हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। नेक्स्ट है दक्षिण पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश और हिमालय प्रदेश। और इसका नेक्स्ट है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार और सागर तटीय। तो ये आपका करेक्ट कौन हो जाएगा? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय वाला एरिया आ जाते हैं, वृहत मैदानी प्रदेश जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो सतलज के जो मैदानी क्षेत्र हैं वो आ जाते हैं, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, उसमें प्रायद्वीपीय पठार आ जाते हैं, और सागर तटीय में अभी तटीय राज्य वाले आ जाते हैं। ये भारत को 4 प्रमुख देखिए भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तर पर्वतीय प्रदेश, इसमें हिमालय पर्वतमाला शामिल है आपका। वृहत मैदानी एरिया में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों द्वारा जो ये मैदानी क्षेत्र बना है वो वृहत मैदानी में आ जाते हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश यह भारत का पठारी भाग है जिसमें दक्कन का पठार शामिल है इसमें दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश में। नेक्स्ट आपका क्या है? सागर तटीय प्रदेश, यह भारत के पूर्व और पश्चिमी तटीय क्षेत्र को कवर करता है जिसमें द्वीप समूह भी इसी के अंतर्गत आते हैं, सागर तटीय प्रदेश के अंतर्गत। ये देखिए भौतिक विभाजन दिखाया गया है, भारत का भौतिक विभाजन 4 प्रमुख खंडों में। यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाला एरिया है ये क्या है? तो ये है आपका पहाड़ी प्रदेश। क्या है? पहाड़ी प्रदेश। ये है आपका पहाड़ी प्रदेश। पहाड़ी प्रदेश हो गया हिमालय वाला एरिया। दूसरा जो देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये है आपका
ये जो एरिया है ये क्या है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है। और ये जो तीसरा नंबर में ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया ये आपका क्या है, तो ये है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय प्रदेश बोल सकते हैं। और नेक्स्ट जो आप ये कोस्टल प्लेन देख रहे हैं, तटीय प्रदेश है। ये 4 भौतिक विभाजन है भारत का। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखते चलेंगे और मैप से भी करते चलेंगे ताकि आपका जो है प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। कौन सा भू आकृतिक विभाग जो है प्राचीनतम है, आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्र तटीय मैदान। तो जो सबसे प्राचीनतम अगर भू आकृतिक विभाग का बात करें तो वो कौन है, प्रायद्वीपीय पठार है। कौन है, प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीनतम भू आकृति विभाग है। किसका, भारत का। वह क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से इनका निर्माण हुआ है। किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी तट का भाग नहीं है, कौन सा तट नहीं है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। तो बताइए पश्चिमी तट में कौन कौन से तट आते हैं। काठियावाड़ तट बिल्कुल आते हैं, कोंकण तट ये भी आता है, मालाबार तट ये भी आता है। ये सारे पश्चिमी तट हैं। ये सारे क्या हैं, तो पश्चिमी तट हैं, सारे पश्चिमी तट हैं। ये जो कोरोमंडल तट है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये है आपका पूर्वी तट। क्या है ये पूर्वी तट है, कोरोमंडल तट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल तट जो है ये भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को नाम दिया गया है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। किसके द्वारा, चोल राजवंश के द्वारा यह शासित रहा है, इसलिए इसको चोल क्षेत्र या मंडल या फिर तमिल में इसको चोल मंडलम भी कहते हैं। किसको, कोरोमंडल तट को तमिल में चोल मंडलम भी कहा जाता है। ये देखिए तटीय विभाजन है भारत का। यहाँ पे देखिए आपका काठियावाड़ तट है रन ऑफ कच्छ के आसपास। ये है आपका कोंकण तट है और ये आपका मालाबार तट है। ये सारे जो है पश्चिम एरिया में है। और ये जो कोरोमंडल तट है ये आपका पूर्वी तट है। ये कोरोमंडल तट क्या है, पूर्वी तट है। फिर आंध्रा कोस्ट, इसको उत्तरी सरकार तट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार भी इसको कहते हैं, उत्तरी सरकार। और फिर आपका उत्कल कोस्ट। ये सारे जो कोस्ट हैं ये पूर्व वाले पार्ट हो गए और ये पश्चिम वाले पार्ट हो गए। बिल्कुल आप ध्यान में देंगे मैप को। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। क्या पूछा जा रहा है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है। आपके ऑप्शन है गोवा से कोची, गोवा से दीव, गोवा से दमन या फिर गोवा से मुंबई। तो अभी हम लोग कोंकण तट देखें। ये कोंकण तट देखिए, ये कोंकण तट जो है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, तो कोंकण तट आपका गोवा से लेके दमन तक है। कहाँ तक फैला हुआ है, गोवा से लेके दमन तक ये फैला हुआ है आपका कोंकण तट। गोवा से दमन तक फैला हुआ है। कोंकण तटीय मैदान उत्तर में दमन, उत्तर में उसका दमन और दक्षिण में गोवा। उत्तर में दमन है और दक्षिण में गोवा है। देखिए उत्तर में दमन हो गया, उत्तर में दमन, यहाँ पे दमन है, ये दमन है। और दक्षिण में जहाँ तक ये फैला हुआ है ये गोवा तक फैला हुआ है। उत्तर में दमन से दक्षिण में गोवा तक ये फैला हुआ है कोंकण तट। यह मैदान ऊर्ध्वाधर गति के परिणाम स्वरूप जलमग्न तट है का उदाहरण है। सामान्यतः यह तट कटा फटा है, मतलब पूरा कटा फटा है, बीच बीच में उसके जल का जो भाग है वो घुस गया है, तो कटा फटा तट है। यहाँ की तटीय निम्न भूमि प्रमुख रूप से असमान है, मतलब समान समतल नहीं है, असमान भूमि है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया है कि लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है। तो लक्षद्वीप समूहों की जो उत्पत्ति हुई है वो परवाल भित्तियों से हुई है। किसके से हुई है, परवाल उत्पत्ति से या परवाल भित्तियों से लक्षद्वीप समूहों की उत्पत्ति हुई है। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति मुख्य रूप से परवाल भित्तियों, जिसको कोरल रूप या मूंगे की चट्टान भी कहते हैं, के जमाव से हुई है। यह भारत की मुख्य भूमि से 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप आपका कहाँ पे है, तो अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह में टोटल अगर द्वीपों का संख्या पूछा जाए कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बार बार एग्जाम में ये सब बनते हैं। टोटल कितने द्वीप हैं, तो टोटल 36 द्वीप हैं, परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है।
बाकी 29 द्वीप जो है उस पर जनजीवन नहीं है। देशी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर आने जाने की अनुमति है। जो भारत के लोग हैं वो 6 द्वीपों पर आ जा सकते हैं, लेकिन विदेशी पर्यटक जो है केवल 2 ही द्वीप, जिसमें अगाती और बंगारम जो द्वीप है उसी पर विदेशी पर्यटकों को आने जाने की अनुमति मिली हुई है। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट, अगाती और बंगारम द्वीप याद रखेंगे, इसी में विदेशी पर्यटकों को आने जाने की अनुमति मिली है। अब बाकी देशी पर्यटक 6 द्वीपों पर जा सकते हैं, जबकि जनजीवन का बात करें तो 7 द्वीपों पर जनजीवन है और कुल द्वीपों का बात करें तो 36 द्वीप है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए आपके सामने है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है देखिए अगाती और बंगारम, यही जो 2 द्वीप हैं इसी पे विदेशी पर्यटक जो है फॉरेन टूरिस्टर जो हैं इसी द्वीप में आ जा सकते हैं। फॉरेन टूरिस्टर किस में आ जा सकते हैं, अगाती एक है और एक बंगारम है, ये द्वीप। देखो कवारती जो है इसका राजधानी है। ये इस तरह से छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और टोटल 36 द्वीप हैं। टोटल 36 आइलैंड है, यहाँ पे टोटल 36 आइलैंड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो कौन कौन से वो 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कवारती एवं न्यूमूर, पंबन एवं बैरन, बैरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार। तो 2 ज्वालामुखी द्वीप जो है वो है बैरन और नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम है, कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये बैरन और नारकोंडम। बैरम द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का, पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है ये बैरन। ज्वालामुखी हर किसी पहाड़ से नहीं निकलते, यह ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं। ये बता रहा है कि ज्वालामुखी सब पहाड़ से नहीं निकलता है। कहाँ पाया जाता है? जहाँ प्लेट टेक्टोनिक जो है, प्लेट तनाव जो है, टेक्टोनिक प्लेटों में तनाव हो या फिर बहुत अंदर भीतरी भाग जो है बहुत अंदर गर्म हो, वहीं से ज्वालामुखी जो है निकलता है। भारत में स्थित दूसरे ज्वालामुखी का नाम है आपका नारकोंडम। क्या नाम है? नारकोंडम है। पहला बैरन हो गया, दूसरा नारकोंडम, ये भी अंडमान निकोबार में ही है। अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है, ये भी अंडमान निकोबार नारकोंडम द्वीप पर स्थित है ये नारकोंडम ज्वालामुखी। लेकिन यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और ये जो बैरन है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि पिछले 200 सालों में उसमें अभी तक उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। भविष्य में क्या है कि हो सकता है। ये है बैरन और नारकोंडम। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैप में बैरन आइलैंड, देखिए यहाँ बैरन आइलैंड दिख रहा है और यह है नारकोंडम आइलैंड। ये 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं जो भारतीय क्षेत्र में आते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में आते हैं। देखिए अंडमान निकोबार में देखिए ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, साउथ बटन नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? कौन द्वीप है? आपके ऑप्शन है दमन है, दीव है, पांडिचेरी है या फिर दादर एवं नागर हवेली है। तो द्वीप कौन है? द्वीप है आपका दीव, जो कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। किस खाड़ी में है अगर ये पूछा है तो खंभात की खाड़ी में द्वीप स्थित है। कहाँ पे स्थित है? खंभात की खाड़ी में। दीव जो है एक आइलैंड है जो कि खंभात की खाड़ी में स्थित है। यह अपना नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। यहाँ चर्च वगैरह भी पाए जाते हैं और ये अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा हुआ है। टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है। ये देखिए ये टूरिस्ट प्लेस है, पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस है, गुजरात के एक छोर पर ये स्थित है। तो अगर पूछा जाए दीव जो है किस में स्थित है, किसके छोर पर स्थित है, राज्य का नाम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा गुजरात। कल हम लोग ये प्रश्न देखे भी थे। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखें तो वहाँ जाकर आप पहले पिछली वीडियो को देख लें, ताकि आपका जो है जो भारत की स्थिति में विस्तार से संबंधित जो प्रश्न है वो अच्छे से आपका कवर हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि माजुली। माजुली भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है? ये भी बता दिया है कि किस नदी पर है। तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है और एक नदी द्वीप है। नदी द्वीप कहने का मतलब है दोनों तरफ से इसकी नदियां पार होती है।
दोनों तरफ से नदियाँ पार होती है और बीच में जो ये एरिया बस जाता है वो आइलैंड का फॉर्म ले लेता है। तो आइलैंड का मतलब क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी हो, जिसके चारों तरफ पानी हो उसी को हम लोग आइलैंड बोलेंगे। तो ये माजुली जो है नदी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको नदी द्वीप बोला गया। क्या बोला गया है, नदी द्वीप बोला गया। किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये बनाया गया है। कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका असम में। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। माजुली जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये माजुली। यह द्वीप अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर एवं शास्त्रीय संस्कृति, शास्त्रीय नृत्य, अगर बात किया जाए शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये भी असम का है। माजुली असम का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये नदी द्वीप होने के कारण एक बहुत प्रमुख पर्यटक स्थल भी है और यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी के लिए भी इसको जाना जाता है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी की गाद से बना है और हर साल ये बाढ़ से प्रभावित होते रहता है। हर साल क्या होता है, यहाँ पे बाढ़ आते रहता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये स्थित है। देखिए ये है आपका माजुली नदी द्वीप, देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, दोनों तरफ से इसके किनारे से बह जा रही है और ये बीच में जो है ये माजुली द्वीप है। तो जब भी ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आएगा तो ये प्रभावित तो होगा ही। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि दीव स्थित है। अभी हम लोग देख लिए थे दीव कहाँ स्थित है, तो ये खंभात की खाड़ी में है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया इसके बारे में, खंभात की खाड़ी में दीव स्थित है। खंभात की खाड़ी दमन और दीव के समीप मुहाने पर 190 किलोमीटर चौड़ी है ये, लेकिन तेजी से 24 किलोमीटर तक सक्रिय भी हो जाती है। यह खाड़ी साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों को अपने में समाहित कर लेती है। कौन, खंभात की खाड़ी, जहाँ पे दीव जो है आइलैंड मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन स्थित है, आपके ऑप्शन है न्यूमूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर या फिर रामेश्वरम। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो स्थित है द्वीप उसका नाम क्या है, रामेश्वरम नाम है। रामेश्वरम जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच है। द्वीप जो है भारत का हिस्सा है और इसका प्रशासन जो है तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम क्या है, रामनाथपुरम। रामनाथपुरम जिले के अंतर्गत इसका प्रशासन आता है, किसका, रामेश्वरम द्वीप का। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इसी द्वीप पर ही स्थित है। रामेश्वरम जो है हिंदू तीर्थ स्थल है बहुत ही फेमस, वो इसी पे स्थित है, रामेश्वरम द्वीप पर ही स्थित है। ये देखिए मैप में आपका रामेश्वरम द्वीप, ये देखिए रामेश्वरम द्वीप है और यहाँ पे नाम पढ़िए, ये है रामनाथपुरम। क्या नाम है, ये देखिए जिला जो है, ये जिला का नाम क्या है, रामनाथपुरम। यही जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में आता है। ये कौन आता है, रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वर आइलैंड जो है इसी का रामनाथपुरम के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। तो थार मरुभूमि कहाँ स्थित है, आपके ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या फिर हरियाणा में। तो थार आपका जो है वो कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित है और यह गर्म और उष्ण मरुस्थल है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वार्षिक वर्षा कितना, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसलिए यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पे, थार मरुस्थल में। देखिए ये मैप में आपका थार डिजर्ट है, इसका देखिए कुछ पार्ट जो है, इसका कुछ पार्ट जो है ये पाकिस्तान में भी है। ये तो इंडिया का पार्ट हो गया थार डिजर्ट का, और कुछ पार्ट जो है इसका पाकिस्तान में है। ये राजस्थान जिले में आपका है, किस जिले में है, राजस्थान जिले में आपका थार मरुस्थल। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या दादर या नागर हवेली। तो बंगाल की खाड़ी में कौन स्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है या अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ पे था, तो लक्षद्वीप आपका था अरब सागर। क्या था, अरब सागर में लक्षद्वीप था, जिसमें कितने द्वीप थे, तो 36 द्वीप। कितने द्वीप थे, 36 द्वीप थे। जिसमें जनजीवन का बात करें तो जनजीवन सिर्फ 7 द्वीपों पर ही जनजीवन था। कितने द्वीपों पर जनजीवन था, सिर्फ 7 द्वीपों पर जनजीवन था। और
देशी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने का अनुमति था और विदेशी पर्यटकों को 2 द्वीपों पर। आपको याद है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इसका एक्सप्लेनेशन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप समूह 572 द्वीपों से मिलकर बना है। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना द्वीपों से मिलकर बना है? तो 572 द्वीपों से ये मिलकर बना है। और लक्षद्वीप जहाँ की बात करें तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप थे, जिनमें से केवल कुछ ही आबाद हैं, बाकी सब निर्जन है, कुछ पानी में डूब गया। यह द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्री जीवन और अद्वितीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। याद रखेंगे कि इसमें 572 द्वीपों से मिलकर बनाई है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग का है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी क्या बोला जाता है? सफेद पानी के नाम से किसके जाना जाता है? आपके ऑप्शन है लेह है, लद्दाख है, कारगिल है या फिर सियाचिन है। तो सफेद पानी किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। क्या बोला जाता है? सफेद पानी के नाम से बोला जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। कहाँ पर है ये? लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। सियाचिन जो है समुद्र तल से, देखिए ऊंचाई भी याद रखेगा कि 5753 मीटर की ऊंचाई पर है ये सियाचिन ग्लेशियर। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना हुआ है। किसमें? भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बना हुआ है सियाचिन ग्लेशियर। ये देखिए आपका सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। ये क्या है? तो ये पूरा कश्मीर वाला एरिया में है। और एक कितना हाइट है इसका? हाइट हम लोग देखे थे 5753 मीटर। या हाइट का बात करें तो 5753 मीटर समुद्र तल से इतना ऊंचाई पर है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवाद का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसको बोलते हैं? आपके सामने ऑप्शन है निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या फिर आदिलाबाद। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम लोग सिकंदराबाद को। किसको बोलते हैं? सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1806 में हुआ है। किसका? सिकंदराबाद का। सिकंदराबाद शहर का जो स्थापना है सिकंदर शाह के नाम पर रखा गया है। सिकंदर शाह के नाम पर रखा गया, जो कि हैदराबाद के तीसरे निजाम थे सिकंदर शाह। इसलिए शहर का नाम जो है सिकंदराबाद रखा गया। 1806 में इसका स्थापना हुआ, ये याद रखेंगे। हैदराबाद का जुड़वा नगर। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि कोच्चि का जुड़वा नगर किसको बोलते हैं? तो आपके ऑप्शन है एर्नाकुलम, अलवाय, ओलंपी या फिर कोट्टायम। तो ये कोच्चि का जुड़वा नगर हम लोग किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं एर्नाकुलम को। किसको बोलते हैं? एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा नगर बोला जाता है। कोच्चि, जिसको कोचिन भी कहा जाता है, लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तट रेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर क्या है? तो ये बड़ा बंदरगाह शहर है ये, जो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले के का एक भाग है। कोच्चि को काफ़ी समय तक एर्नाकुलम भी कहा जाता था। किस जिले का भाग है? एर्नाकुलम का। और कोचीन का अगर जुड़वा नगर बोला जाए तो एर्नाकुलम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, चीन का अधिकार है वह कहलाता है। तो लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभी हम लोग देखे थे इसको, उसको हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन बोलते हैं। लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित एक सांभर झील भी है। क्या है नाम? सांभर झील। इस इलाके को भारत अपने जम्मू व कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग मानता है, लेकिन इस पर चीन का नियंत्रण है। इसको हम लोग अक्साई चीन बोलते हैं, जो हमको थोड़ी देर पहले मैप में भी देखें। इसे सिजियांग प्रांत तथा खेतान विभाग के रूप में प्रशासित करता है। चीन जो है इसको क्या करता है? चीन इसको अपना नियंत्रण में रखता है। इसको सिजियांग प्रांत, जिसको हम लोग अक्साई चीन बोल रहे हैं, इसी को सिजियांग प्रांत या खोतान विभाग के रूप में इसको प्रशासित करता है। मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पावर जो है, वो चीन का ही चलता है। ये देखिए आपका अक्साई चीन है, ये देख रहे हैं आप, अक्साई चीन है ये। इसमें जो है ऑक्युपाइड बाय चाइना, चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया था। कब? 1962 में। कब किया गया था? 1962 में, इंडो चाइना वार के समय। इंडो चाइना वार जब हुआ था 1962 में, तो ये चीन के द्वारा हड़प लिया गया। इसी को सिजियांग प्रांत बोलते हैं। चाइना जो है सिजियांग प्रांत बोलता है और अपना एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ये
चलाता है। हालांकि भारत अपना जो है दावा करते रहता है कि ये मेरा है, लेकिन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है चाइना का है। ये देखिए गिलगिट पाकिस्तान वाला एरिया जो है ये पाकिस्तानी कंट्रोल में है, जिसको पीओके भी हम लोग बोलते हैं, ये पाकिस्तानी कंट्रोल में है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आज़ाद कश्मीर दिखाया गया, ये थोड़ा सा पार्ट ये भी पाकिस्तानी कंट्रोल में है। देखिए ये वाला पार्ट जो है ये गिफ्टेड टू चाइना, ये तो पाकिस्तान जो है ये वाला पार्ट चाइना को गिफ्ट कर दिया, तो ये भारत की स्थिति है। हम लोग जो है जब मैप बनाते हैं तो ये पूरा मैप हम लोग जो है बनाते हैं ऊपर से, लेकिन ये विवाद है। यहाँ पे अक्साई चीन चाइना का है, ये वाला एरिया पाकिस्तान का है, ये आज़ाद कश्मीर है जिसमें पाकिस्तानी कंट्रोल है, और ये वाला पार्ट जो है चाइना को ही गिफ्ट कर दिया डायरेक्ट, ये चाइना को डायरेक्ट क्या कर दिया है, गिफ्ट कर दिया है पाकिस्तान वाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल पूछ रहा है कि शीत मरुस्थल कौन सा है। आपका ऑप्शन है कि लद्दाख है, पूर्वी कामेंग है, लाचेन है या फिर चंबा है। तो शीत मरुस्थल का बात करें जहाँ बहुत ठंडा रहता होगा वही शीत मरुस्थल है, तो आपका वो जो है लद्दाख जो है ये शीत मरुस्थल है, भारत का शीत मरुस्थल है। यह भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। यहाँ एक संरक्षित एरिया है, इस तरह के संरक्षित शीत मरुस्थल विश्व भर के 120 देशों में 669 है। शीत मरुस्थल जो है 120 देशों में 669 है, जिसमें हमारा एक भारत में लद्दाख भी है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये प्रश्न पूछा गया। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ऑप्शन है 32,57,405, 32,68,273, 32,87,263 या फिर 32,87,679। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होगा, 32,87,000 तो आपको पता है, लेकिन अगर यहाँ पे दो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, 32,87,000, 32,87,000 और 263, ये भी याद रखेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत का पूछे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो कितना है 314 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की बात करें कितना है तो 2,933 किलोमीटर है। ये पूरब से पश्चिम का लंबाई कितना है 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता था। तो भारतीय उपमहाद्वीप विशाल भूखंड था, उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था क्या, गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता था, गोंडवाना लैंड कहा जाता था, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना पूर्व नाम इसका गोंडवाना लैंड है। प्राचीन वृहत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट जो पैंजिया था, जिसको पैंजिया बोलते हैं, उसका दक्षिणी भाग था ये गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को लॉरेशिया बोलते थे, जो पैंजिया था उत्तरी भाग को लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग को हम लोग बोलते थे गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का नाम जो है एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। नाम कौन रखा है, तो एडवर्ड सुएस। क्या कौन रखे हैं गोंडवाना लैंड के नाम, तो एडवर्ड सुएस रखे हैं, भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर इसको रखा गया। ये देखिए आपका गोंडवाना लैंड था। अब गोंडवाना लैंड से देखिए ये इंडिया जो है ये ड्रिफ्ट करके यूरेशिया आपका बना है। इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ दिखेगा, ये समय के साथ इसका बहुत सारे कारक इसमें उत्तरदायी हुए, इसका ड्रिफ्ट हुआ, बहाव हुआ, और यह भी अलग अलग जगह में चला गया। पहले क्या था, एक पैंजिया था जिसमें सारे जो देश थे उसी में आते थे, पैंजिया में। तो ये देखिए इंडिया है, यहाँ पे फिर देखिए अरेबिया जो है इसी के अंतर्गत आता था, और उसके बाद देख लीजिए अफ्रीका इसी के अंतर्गत आता था, अफ्रीका ड्रिफ्ट होकर यहाँ आ गया है। साउथ अमेरिका को देखें तो यहाँ पर आ गया है। अंटार्कटिका को देखेंगे तो यहाँ पे आ गया। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वो समय के साथ बहाव हुआ और ये अलग अलग जगह जो है चले गया। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा को आप बिल्कुल एक बार मैप में ध्यान से देख लेंगे तो कौन उत्तर में है कौन दक्षिण में है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो कर्क रेखा का उत्तर में कौन है अभी सो देखते हैं। तो कर्क रेखा पे हम लोग याद किए थे कि कौन कौन से राज्यों से गुजरता है, तो हम लोग देखे थे इसका ट्रिक मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक हम लोग देखे थे, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक देखे थे। तो मिजोरम था, त्रिपुरा था, पश्चिम बंगाल था, राजस्थान था, गुजरात था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था और झारखंड था। तो देखिए यहाँ पे तो मिजोरम से तो गुजरता ही है,
त्रिपुरा से गुजरता ही है, झारखंड से गुजरता ही है। तो उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मणिपुर हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में बनते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी राजधानी की बात करें तो इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। मणिपुर के पड़ोसी राज्य की अगर बात करें तो इसके उत्तर में है नागालैंड, दक्षिण में है मिजोरम, पश्चिम में है असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है मणिपुर का। इसका क्षेत्रफल का बात करें तो 22,347 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है मणिपुर का। ये देखिए आपको दिखाया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजर रहा है किसके स्टेट से, तो गुजरात से, राजस्थान वाले एरिया को भी छूता है, फिर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और वेस्ट बंगाल से इधर फिर आ जाइए तो क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया और ये त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसके दक्षिण में देखिए, दक्षिण में इसके हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ये सारे दक्षिण में हो गए। अब उत्तर का बात बोला जाए तो उत्तर में देखिए यहाँ पे दिखाया गया मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, सारे उत्तर में। तो कर्क रेखा को अगर आप बिल्कुल एक बार ध्यान से देख लेंगे तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है तो आप उत्तर और दक्षिण के राज्यों को आसानी से समझ सकते हैं और एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे, ये भी सही है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे, हालांकि अभी 2011 का सेंसस है उसके अकॉर्डिंग तो सेकंड पे था ये था, लेकिन अभी जो है जनसंख्या के मामले में भी ये पहला स्थान पर आ चुका है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल सभी कथन जो हैं सत्य हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया। तो बोला गया भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है और भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी। देखिए 29.3% भाग पर्वतीय पूछा है, तो पर्वतीय इसमें ऊंचे पर्वत भी आते हैं, ऊंचे पर्वत भी आते हैं और पहाड़ी एरिया भी आते हैं। तो ऊंचे पर्वत का भाग जो है हम लोग देखे थे, ऊंचे पर्वत का भाग कितना था, तो ऊंचे पर्वत का भाग आपका था 10.7%। कितना था, 10.7% था, ऊंचे पर्वत का भाग था और 18.6% जो था ये पहाड़ी था। 18.6% क्या था, ये पहाड़ी था। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 29.3% पर्वतीय भाग है। पठारी भाग जो 300 से 900 मीटर की ऊंचाई वाले हैं वो भी 27.7% है। ये हम लोग कल के टॉपिक में ही डिस्कस किए थे। अगर आप वीडियो कल का नहीं देखें तो बिल्कुल आप उसे जाके देख लें। अब भारत के क्षेत्रफल का 48% मैदानी भाग, नहीं मैदानी भाग कितना था, तो मैदानी भाग हम लोग का 43% था। तो बोला कौन सा कथन असत्य है, तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, असत्य कथन कौन सा है, सी है। अक्षांशीय विस्तार का बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है मुख्य भूमिका। और अगर संपूर्ण बोला जाए जिसमें अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट अगर हम लोग ले लें तो वो 6 डिग्री 4 मिनट से ही है, लेकिन मुख्य भूमिका बोला जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कितना, तो 2135 मीटर या इससे अधिक है, उसको हम लोग उच्च पर्वत श्रेणियां बोलते हैं। और समुद्र तल से 305 से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों का परसेंटेज था 18.6। तो 18.6 और 10.7 को जोड़ेंगे तो 19.3% कुल पर्वतीय भाग तो हो गया। अब भारत का पठारी भाग में हम लोग देखे थे 27.7%, लेकिन मैदानी भाग जो है वो 43% है, 48% नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत के उत्तर में मैदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा जा रहा है। उत्तर भारत के मैदान से संबंधित, तो यहाँ पे देखिए उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, तो बिल्कुल ये है, गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है हमारा जो विशाल मैदान है उत्तर का। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, बिल्कुल। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की, देखो चरनोजम मिट्टी जो होता है वो काली मिट्टी का रूप होता है,
कैसा मिट्टी का रूप होता है? काली मिट्टी का रूप होता है, चरनोजम। तो क्या काली मिट्टी है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो कौन सा कथन असत्य? तो सी तो मेरा असत्य हो गया। इस मिट्टी में मिट्टी का निक्षेपण जो है 400 मीटर से 3000 मीटर तक गहराई में ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ की मिट्टी चरनोजम प्रकार की नहीं, बिल्कुल यहाँ की मिट्टी जो है जलोढ़ प्रकार की पाई जाती है। कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया था। तो इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये कथन असत्य था। चरनोजम क्या है? काली मिट्टी का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो कौन है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है आपका कौन? तो उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य है। अब किसको किसको स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है आपका उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, बिहार को और दिल्ली से लगती है। तो दिल्ली तो आपका यूनियन टेरिटरी हो गया। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य और क्या हो गया? 1 केंद्र शासित प्रदेश से ये लगता है कौन? आपका उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला ये आपका प्रदेश है, राज्य है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में आपके भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश आपका पहला हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरा आपका हो गया चंडीगढ़, चौथा हो गया दादर और नागर हवेली और दमन और दीव। देखिए दादर और नागर हवेली पहले अलग था, दमन और दीव भी अलग था, लेकिन उसको बाद में दमन और दीव को जो है वो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को जो है पश्चिम भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश जिसकी स्थापना पहले के दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव के विलय के द्वारा जो है इसको विलय कर दिया गया। अब ये विलय कब हुआ है? तो इसको दोनों के विलय होने के कारण ये 2 यूनियन टेरिटरीज मिल गए और एक बन गए, नहीं तो टोटल यूनियन टेरिटरीज अभी के समय में 9 हो जाते। लेकिन दादर और नागर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया। ये विलय किया गया है कब? तो 26 जनवरी 2020 को ये विलय किया गया। कब विलय किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विलय कब किया गया है? तो विलय किया गया है 26 जनवरी 2020 को। ठीक है। और इसकी राजधानी अगर बात करें तो इसकी राजधानी दमन में स्थित है। 5वां आपका लक्षद्वीप हो गया, 6ठा आपका पुडुचेरी हो गया, 7वां हो गया जम्मू और कश्मीर, जो कि कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया? जब धारा 370 हटाया गया तब यह अस्तित्व में आया और जम्मू और कश्मीर को बना दिया गया क्या? केंद्र शासित प्रदेश, जो कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश हुआ और ये 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। 5 अगस्त 2019 को घोषणा हुआ और 31 अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ। 8वां में देखिए लद्दाख है, ये इसका घोषणा हुआ है 5 अगस्त 2019 को और ये भी 31 अक्टूबर 2019 से ये भी प्रभावी हुआ। तो जो 2 लेटेस्ट बने हैं वो बने हैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। घोषणा हुआ है 5 अगस्त 2019 और लागू कब से हुआ है? प्रभावी कब से हुआ है? तो 31 अक्टूबर 2019 से। याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव का विलय किया गया। कब किया गया? तो 26 जनवरी 2020 को। राजधानी कहाँ रखा गया है? तो राजधानी दमन में ही रखा गया। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग को प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण बना है? तो न्यू मूर द्वीप जो है किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो विवाद का कारण है ये किसके मध्य? बताइए। भारत और श्रीलंका के मध्य है, भारत और बांग्लादेश के मध्य है, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य है या फिर इजराइल और सीरिया के मध्य है? तो ये जो विवाद का कारण बना है ये बना है किसके मध्य? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है ये विवाद का कारण है। कौन? न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप किसके मध्य विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। न्यू मूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। 9 किलोमीटर की परिधि वाले इस निर्जन द्वीप में, देखिए अब ये जो द्वीप है वो डूब चुका है पानी में, लेकिन ये फिर भी विवाद का कारण है। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश में। एक निर्जन द्वीप है, पानी में बिल्कुल ये डूब चुका है। अब बांग्लादेश में काफ़ी विवाद रहा इसके कारण। इस द्वीप को बांग्लादेश में
दक्षिणी ताल पट्टी, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? दक्षिणी ताल पट्टी बोलते हैं बांग्लादेश में, क्या बोलते हैं? दक्षिणी ताल पट्टी। और भारत में इसको बोला जाता है पूर्वाशा। भारत में क्या बोला जाता है? पूर्वाशा बोला जाता है भारत में। ये देखिए आप लोग के सामने न्यूमूर द्वीप है, न्यूमूर द्वीप देख लीजिए, ये है न्यूमूर आइलैंड जो कि पानी में डूब चुका है। न्यूमूर आइलैंड है जो पानी में डूब चुका है। इसको इंडिया में क्या बोलते हैं? पूर्वाशा। क्या बोलते हैं? पूर्वाशा बोलते हैं इंडिया में। और बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ताल पट्टी। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ताल पट्टी, दक्षिणी ताल पट्टी, याद रखेंगे ये फैक्ट। ये न्यूमूर द्वीप जो कि अब निर्जन हो चुका है, डूब चुका है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का एक कारण रहा है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, बिल्कुल है। पिग्मेलियन पॉइंट बोलिए, पार्सन पॉइंट बोलिए, लाही चिंग बोलिए, या फिर इंदिरा पॉइंट बोलिए, तो बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु तो ये है, पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.5, मतलब 6, ठीक है, ये भी है, 7,516.5 किलोमीटर तो है कुल समुद्री सीमा, जब हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऐड कर लेते हैं तब। और अगर ऐड ना करें तो 6100 किलोमीटर। अगर लक्षद्वीप और मुख्य भूमि का बात करें तो 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ऐड कर लेते हैं तो 7,516.5 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। देखिए बहुत गड़बड़ बात है। पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि जो है, क्या भारत और पाक के बीच में स्थित है? बिल्कुल नहीं। ये किसके बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है ये पाक जल संधि। बोल रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो बोल रहे हैं, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार में है, और ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ही पाया जाता है। अगर भारत का मुख्य भूमि का बात करें तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट है। मुख्य भूमि का बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु जो पिग्मेलियन पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट के में ही पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए ये कौन सा कथन असत्य पूछा गया था? तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित एक जल संयोगी है। तो मतलब ये पाक जलडमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत बार ये प्रश्न, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में आया है। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे, पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? मिजोरम से नहीं लगी हुई है, आपके ऑप्शन है नागालैंड, म्यांमार, असम या फिर त्रिपुरा। तो मिजोरम से किसकी सीमा नहीं लगी हुई है? तो म्यांमार की भी लगी हुई है, असम की भी लगी हुई है, त्रिपुरा को भी लगी हुई है। तो लगी हुई किसकी नहीं है? नागालैंड की। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की सीमा जो है वो म्यांमार, नागालैंड की सीमा जो है मिजोरम से नहीं लगी हुई है। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। इसकी स्थापना का बात करें तो 1 दिसंबर, इसकी स्थापना का बात करें तो कब है स्थापना? 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 को यह अस्तित्व में आया है। कौन? नागालैंड राज्य, याद रखेंगे 1 दिसंबर 1963 को। अब भारत का कैवां राज्य बना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16वां राज्य बना था नागालैंड। इसकी राजधानी है कोहिमा, राजधानी कोहिमा है। इस राज्य के पूर्व में है म्यांमार, इसके पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में असम है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है और दक्षिण में मणिपुर से यह घिरा हुआ है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। पूरब का स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? तो ये भी हम लोग बोलते हैं कि इसको नागालैंड को। स्थापना याद रखेंगे 1 दिसंबर 1963 को। और ये भारत का कौन सा राज्य बना? तो 16वां राज्य बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे मिजोरम है। मिजोरम में देखिए किसकी कौन कौन सीमा बना रहा है? तो मिजोरम में सीमा बना रहा है आपका यहाँ मणिपुर बना रहा है। मिजोरम में सीमा कौन कौन बना रहा है? तो यहाँ मणिपुर बना रहा है, असम बना रहा है और त्रिपुरा बना रहा है। नागालैंड जो है इसका सीमा नहीं बनाता है। एक तरफ इधर बांग्लादेश हो गया, इधर हो गया म्यांमार। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल लगती है, नागालैंड की सीमा भी अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल लगती है और भूटान की सीमा भी नागालैंड से
भूटान की सीमा भी अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो कौन बच गया जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका मणिपुर। मणिपुर की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा नहीं लगती है। अब देखिए मणिपुर जो है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी राजधानी की बात करें तो इम्फाल है। अब मणिपुर के पड़ोसी राज्य अगर हम लोग देखें तो उत्तर में इसका है नागालैंड, दक्षिण में है इसका मिजोरम, पश्चिम में है असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। ये इसका चारों तरफ का एरिया है। उत्तर में नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम है, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। और लेकिन इसकी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश की सीमा देखिए भूटान से लग रहा है, असम से भी लग रहा है और ये नागालैंड से भी यहाँ बाउंड्री शेयर कर रहा है, लेकिन ये मणिपुर के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो आज हम लोग भारत की अवस्थिति में विस्तार का पार्ट 2 देखें। इसका और भी 1-2 पार्ट आएगा ताकि हम लोग का तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से हो सके और हम लोग मैप के साथ इसी तरह पढ़ेंगे ताकि आपका जो है डॉट सारा क्लियर होते रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद और वेट कीजिए, अगर नेक्स्ट वीडियो जो है कल या परसों अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।